बट बात ये है कि ये है नहीं, ये है हमारे पास। तो इस सिचुएशन में करना क्या होता है, वही पहले ही देख लो फॉर्मूला लगेगा कौन सा, किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है। अब कैसे पहचानेंगे, पहचानना ऐसे है, लॉग वाला तो पता चल रहा नहीं है, ई वाला भी पता चल रहा नहीं, ये वाला भी पता चल रहा नहीं है, इससे कैसे पहचानेंगे। तो इसको आप ऐसे पहचानो, आप ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है ना, दो वैल्यू, इसको भूल जाओ, आप इसको एक ही वैल्यू समझो। अगर आप इसको एक वैल्यू समझोगे तो ये हो जाएगा। इसका तो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं ना आसानी से। तो सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन में समझना फॉर्मूला या कौन सा सही बैठ रहा है। ठीक, जब आप ये समझ लोगे तो फिर क्या करना है, फिर यहां पे लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पावर है ना, तो लेफ्ट साइड पे तो पहले आप ये लिख लो y का डेरिवेटिव, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो राइट साइड पे थी। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। और करना क्या है, ये जो पावर है इस पावर को आगे ले आओ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो ये होता है ना, ये, इसको आगे लेके आओ ऐसे, ये ऐसे, यहां से एक पावर कर दो माइनस, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन ना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो पहले तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया, पहले ये पहचान लो फॉर्मूला लगना कौन सा है, तो ये लग गया। अब यहाँ गड़बड़ ये है कि हमने ये फॉर्मूला लगाया, बट ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है ना, इसका हमने कुछ करा नहीं। ये बात बड़ी खटक रही है हमें। ये बात कुछ ऐसे हो गई कि हम किसी शादी में गए, खाना खाने का जब नंबर आया तो सबसे पहले हम लोग शाही पनीर पे टूटे, लेकिन उसमें क्या था, जो शाही पनीर का बर्तन था उसमें हमें सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी मिली, पनीर खत्म था। ये कुछ इस तरह की कहानी है कि भाई ब्रैकेट में जो वैल्यू थी इसका तो हमने कुछ करा ही नहीं, हमने तो पावर पावर का करा, जो कुछ करा, ग्रेवी ग्रेवी मिल रही है हमें तो बस। तो आप क्या करो, ये जो आपके अंदर की भड़ास है उसको निकाल लो, इसका भी डेरिवेटिव कर दो अंदर वाले का, इसका डेरिवेटिव करो, और जो संतुष्टि का एहसास करना चाह रहे हो उस संतुष्टि का एहसास कर लो। लेकिन इसका डेरिवेटिव करना कहां पे, साइड में करना, ऐसे एक ब्रैकेट ले लेना और इसका डेरिवेटिव साइड में कर देना। तो इस ब्रैकेट वाले का अंदर अंदर का डेरिवेटिव कैसे करोगे, ये 2 आगे आएगा 2x, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ये। अब हमें अपनी बढ़ास निकालनी कि भाई ब्रैकेट के अंदर वाले का भी हमने कर लिया, तो x क्यूब प्लस 3 1999, 2x में अगर मैं 0 पे ऐड करूंगा तो 2x आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, तो इस 2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4000, x को भी आगे लेके आ जाएंगे, और ये x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3 और 19999, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने चैन रूल से करा है, तो चैन रूल क्या है यहाँ पे ये समझते हैं। सबसे पहले तो ये था कि हम इस क्वेश्चन पहले ये समझना है कि इसका हम लोग सीधे तरीके से, जो हमारे पास तरीके हैं नॉर्मल, उससे हम डिफरेंशिएशन कर नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्रैकेट है, अकेली वैल्यू तो है नहीं, अगर अकेली होती तो कोई बात नहीं, ब्रैकेट है, दो वैल्यू है, a प्लस b की पावर 2000, तो a प्लस b की जो पावर 2000 है इसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहां से दिमाग की बत्ती जलाना कि नॉर्मल तरीके से तो नहीं होगा। जब भी आपके पास कोई ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के ऊपर ऐसी पावर हो जिस पावर को आप खोल नहीं पा रहे हो, तो आपको चैन रूल लगाना है। चैन रूल लगाने के वैसे एक दो सिचुएशन और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लो कि कहां पे लगाना है, जहां पे एक ब्रैकेट हो और उस ब्रैकेट इस तरह का हो कि हम उसको खोल नहीं पा रहे, तो चैन रूल लगाएंगे, ठीक। अब चैन रूल क्यों कहते हैं इसको, चैन रूल इसलिए कहते हैं 2000 आगे आया, ये जो अंदर वाली वैल्यू थी ना, इसका डेरिवेटिव मैंने ब्रैकेट में करा, तो एक ब्रैकेट ये और एक ब्रैकेट आ गया इसके साथ में, तो चैन क्या होती है, एक कड़ी दूसरी कड़ी जुड़ गई, यही तो होती है चैन, फिर तीसरी कड़ी, फिर चौथी कड़ी,
कड़ी कड़ी जुड़ती जाती है, चैन बन जाती है, इसीलिए हम इसको चैन रूल कहते हैं। चैन रूल ये कहता है जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है ना इसका बाहर कर लो डेरिवेटिव और इस तरह से, ठीक है। अब चैन रूल पे थ्योरी का क्वेश्चन भी आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप क्या करो, आप ये जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अब जब देखोगे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x प्लस 10 प्लस log x। अब यहां तो देखो a प्लस b प्लस c और पावर भी 10, तो यहां तो और ज्यादा गड़बड़ हो गई। पावर तो 10 है, अंदर भी a प्लस b प्लस c तीन चीज आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे लिखो सीधा डिफरेंशिएशन। जो नॉर्मल तरीका है उससे डिफरेंशिएशन नहीं करना, इतना ध्यान रखना बस। और मैथ को तानाशाही तरीके से मत करना कि जैसा मन करा वैसे कर लो, ठीक। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपना ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पे, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर है, तो जब भी ब्रैकेट के ऊपर पावर होगी और ब्रैकेट ऐसा जिसको खोल ना पाओ तो चैन रूल लगा देना। चैन रूल कहता क्या है, चैन रूल ये कहता है पहले आप देख लो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे। तो क्योंकि पावर है तो पावर के केस में log का ये तो लगेगा नहीं, ये भी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, यही लगेगा, तो 10 को आगे ले आओ। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला कौन सा, ये 10 आगे एक पावर में से एक पावर माइनस, तो 10 आगे x प्लस 10 प्लस log x, यहाँ पावर 9। अब वही बात वही है, इसका तो कुछ करा नहीं, तो निकालो अपनी बड़ास, इसका ब्रैकेट में कर दो। x का डेरिवेटिव क्या करोगे 1, 10 क्या है कांस्टेंट, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो 10 ऐसे ही रहेगा, x प्लस 10 प्लस log x, 1 में 0 को ऐड करो 1, ठीक है 1। एक सेकंड, मुझे लग रहा है मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट कर लिया, नहीं ठीक है। और ये हो गया आपके पास 1/x, ठीक। ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, ये अपॉन का साइन है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा x प्लस 1/x, ये एलसीएम आ गया। अब ये जो 10 है ये आपका ऐसे रहेगा, और बस ये क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, अब इससे ज्यादा सॉल्व होगा नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो आप, ठीक है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पहले आप इसको नोट कर लो, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है ये काफी लंबा है, तो मैं काफी जगह तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है दैट इज y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 4 स्क्वायर रूट x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस log x प्लस log x स्क्वायर प्लस 2, बाकी मैं नीचे लिख लेता हूं, प्लस f ये आपका क्वेश्चन है, तो लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो
y का डेरिवेटिव आपको पता है dy/dx होता है, ठीक है। ये एक अलग वैल्यू है अपने आप में, कोई सी किसी का लेना देना नहीं है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 4 आगे आ जाएगा। अब यहां पर आते हैं, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में सोचना। मैंने बताया था अगर किसी भी चीज के ऊपर पावर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है इसकी पावर हाफ है। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है हाफ। अब वही बात, एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर पावर ऐसे कि हम इसको खोल नहीं सकते, तो क्या करेंगे? चैन रूल लगाएंगे। बट चैन रूल लगाने से पहले ये देख लेंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो पावर है वही एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 आगे आएगा। यहां से एक पावर माइनस करोगे ऐसे, ठीक है, दिख रहा है ना? कर्व थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब बात वही थी, हमने ब्रैकेट में जो अंदर वैल्यू उसका तो कुछ करा नहीं, तो उसका भी कर लो। 2 आगे आ जाएगा, 2x। a कांस्टेंट है, a स्क्वायर भी कांस्टेंट ही होगा, इसका डेरिवेटिव 0। आपके पास बचा 1/2 x स्क्वायर a स्क्वायर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 बचेगा। 2x में 0 को ऐड करोगे तो 2x, और 2 से 2 के कैंसिल। तो ये डेरिवेटिव इस तरह से होगा, मैंने अलग करके दिखाया, अब यहां कर रहा हूं। तो आप अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि ये स्क्वायर रूट जब भी डेरिवेटिव करना हो तो इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है। तो 1/2 पावर आगे आ गई, इसकी जो 1/2 पावर है उसमें से एक हम माइनस कर देंगे। और क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को कुछ छेड़ा नहीं था, इसको भी छेड़ देते हैं। 2 आगे आ जाएगा, और a स्क्वायर एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। एक ब्रैकेट बगल में एक ब्रैकेट, और कौन सा ब्रैकेट बगल में? अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, यही चैन रूल है। इसका डेरिवेटिव करा, इसका करा, log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है। अब आगे चलते हैं। अब ये आ गया log x। यहां पे फिर एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? समस्या ये आ गई है कि log x का डेरिवेटिव तो ठीक है, 1/x कर दिया, और भाई हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास तो फॉर्मूला ये होता है, अब यहां तो गड़बड़ ये आ गई कि x नहीं है हमारे पास, तो ब्रैकेट में x² + 2 है, तो क्या करेंगे? तो फिर ये समझो थोड़ा सा, हमारे पास तो फॉर्मूला ये होता है x की पावर n, हमारे पास ये फॉर्मूला तो होता नहीं है x की पावर 1/2, सॉरी x प्लस, ये फॉर्मूला तो होता नहीं है हमारे पास। हमारे ऊपर तो पास जो भी पावर होती है वो किसकी होती है? x की होती है। तो आपको करना क्या है, ये डेरिवेटिव सिंपली हो गया, ये चैन रूल से हो गया, log x का डेरिवेटिव सिंपली हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि फॉर्मूला तो log x का लगेगा। पहले तो यही पहचानना होता है ना, क्या कि फॉर्मूला किसका लगेगा? log x का लगेगा। तो आप वही कर लो, log x का फॉर्मूला लगा लो आप। तो जैसे x log x का डेरिवेटिव क्या था? x नीचे आ गया ना, तो ये वाली वैल्यू भी नीचे आ जाएगी आपकी, 1 के नीचे। अब जो आपकी उत्सुकता है, जो आपकी जिज्ञासा है, सर एक ब्रैकेट वाले का क्या करें? इस ब्रैकेट वाले का आपको बड़ा ध्यान रहता है, तो कर लो, उस ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव कर लो। यहां करना साइड में, मल्टीप्लाई में, नीचे मत करना, यहां पे करना। क्या होता है जब भी ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव करते हैं साथ में करते हैं, कुछ लोग इतने माने देंगे साथ में, सर साथ में तो यहां होगा ना नीचे, ये साथ में नहीं है भाई। जो चैन रूल होता है वो ये कहता है कि ब्रैकेट के अंदर वाले का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई में करना है, ये नीचे तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई कहां होता है? ऊपर होता है, ये चैन रूल। बाकी चैन रूल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो हम समझ ही रहे हैं कि पहले पहचान लो कैसे कैसे कहां कहां चैन रूल लगाना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर वाले का डेरिवेटिव कर लो,
एक्स स्क्वायर का 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया है ना। अभी हमारे पास ये भी बचा है, ये भी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे फिर एक बड़ी विकट समस्या आ गई है, अति विकराल। अब वो क्या समस्या है, वो समस्या ये है सर, हमारे पास तो डेरिवेटिव fx का होता है और fx का डेरिवेटिव होता है f प्राइम x। सर इसमें तो ब्रैकेट के अंदर x के साथ 5 भी है और तो और x की पावर -1 भी है। तो आपको ये पता चल गया ना कि f है, फॉर्मूला fx का लगेगा, बस ये मेन बात थी। आप क्या करो, fx का फॉर्मूला लगा लो ऐसे, ब्रैकेट के अंदर वाले से आपको कोई लेना देना नहीं है। लेना देना कैसे नहीं है, आपको लेना देना तो है, चलो लेना देना है तो फिर एक काम कर लो, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव साथ में कर लो, चेन बना लो एक, है ना। कैसे करेंगे, -1 आगे आएगा तो -1 की 5 में अगर आप ब्रैकेट के अंदर वाले का डेरिवेटिव करो तो कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे ना, -1 की का -1 आगे आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 5 में होगी और यहां से एक पावर माइनस हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला ही होता है, बट फॉर्मूला ये होता है fx। अगर गलती से क्वेश्चन में ये दे दिया ना तो आप ये फॉर्मूला लगाओ और जो अंदर फालतू की चीजें हैं ना उसका डेरिवेटिव, अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव साथ में कर लो, यही चैन रूल है ना। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम ये डेरिवेटिव करेंगे ये, और इस ब्रैकेट के अंदर आलतू फालतू चीज थी इसका दोबारा कर देंगे, -1 की मल्टीप्लाई के में कर लोगे, माइनस के यहां से 1 पावर हो जाएगी माइनस। थोड़ा सा देख लोगे ना, एक दो बार तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये जो आपका 4x³ है ये आपके पास ऐसी रहेगी, ठीक है, 1/2 ये ऐसे रहेगा और ये x² + a² भी ऐसे रहेगा। हाफ पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो -½ बचेगा, 2x में 0 को ऐड कर दो 2x हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद ये जो -1/x है ये ऐसे रहेगा और ये आपके पास x² + 2 ऐसे ही रहेगा, 2x + 0 2x हो जाएगा। अब एक और ताना सही, कुछ बच्चे क्या करेंगे, जैसे मैंने इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा ना, इस 2 से भी इस 2 को कैंसिल कर देंगे ये लोग, ऐसा ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल इसलिए हो गया, ये 2 ना अकेला है, इसके साथ कुछ है नहीं, इस 2 से ये 2 इसलिए कैंसिल नहीं हो पाएगा, ये 2 अकेला नहीं है, इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इसका डेरिवेटिव ये और 2x + 0 आपका 2x हो गया। अब ये बचा है हमारे पास, तो ये जो वैल्यू है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये -5x² है ना, इसको पहले लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे, -5x और माइनस ये सॉरी -2 कैसे आया पता है ना, ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव दोबारा करा था, तो ये -1 की मल्टीप्लाई क्या हुई 5 में, और फिर यहाँ पे क्या होगा, एक पावर माइनस करेंगे ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐसे आया था -2, ठीक है। तो ये ऐसे लिख लिया है, और फिर ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज इसको बाद में लिख लेंगे, ये पहले ये बाद में, तो बाद में है आपका ये उसके बाद ऐसे ही ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये सब हो गया। ये -kx को हम पहले लिख लेंगे -2 और इसको लिख लेंगे बाद में, ये बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक स्टेप आपका रह गया है। लेफ्ट साइड पे dy/dx ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा आपका 4x³ और ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, x जो बचा उस x को आगे लिख लेना ऐसे यहाँ पे, और x² + a² -1/2 -1/x, यहाँ पे प्लस है भाई, गलती से मैं भूल गया था लगाना, ठीक है, ये तो प्लस, और ये जो 2x है इसकी 1 में मल्टीप्लाई कर लेना तो 2x आ जाएगा, नीचे x² + 2 आ जाएगा, और ये नीचे ये है आपके पास 5x - 2
एफ प्राइम 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे हमारे पास है के एक्स माइनस 2 एफ प्राइम के एक्स माइनस 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा लेंथी था देख लेना एक बार, लेंथी तो कुछ भी नहीं है, इससे 10 गुना लेंथी क्वेश्चंस आते हैं 12th क्लास के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। इसके बाद हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट काफी आसान सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, मार्कर चेंज कर दो y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये पूरा सब ब्रैकेट ये पूरा पावर में है, पर लिखा नहीं है क्वेश्चन में तो ब्रैकेट लगा नहीं रहा हूं, बट आप समझ लेना ये पूरी वैल्यू e की पावर में है। और इसके बाद है प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले ना डिफरेंशिएशन करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार दोबारा लिखेंगे। y ऐसे ही रहने दो, ये जो वैल्यू है इसको भी ऐसे ही रहने दो, और ये पावर ये रूट है तो रूट का मतलब पावर होती है हाफ, उस पावर को आप ऊपर लेके आ जाओ। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और अब आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पे अपनी मर्जी से चाहो तो ऐसे ब्रैकेट भी लगा सकते हो। स्टार्टिंग में नहीं लगाना, नीचे वाले स्टेप पे कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग का स्टेप होता है उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, हम वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है, इसके बाद से फिर हमारा इंटरफेयर स्टार्ट होता है ना। तो आप यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। यहाँ पे अब फिर हम थोड़ा सा स्टक हो गए हैं, स्टक ये हो गए हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है e की पावर x, इसका डेरिवेटिव हम ये कर देते हैं, बट यहाँ पे तो e की जो पावर है, ये जो पावर है, इस पावर में और बहुत सारा घपला है, बहुत सारी चीजें इसके साथ। तो आप क्या करो, आप अपने ये फॉर्मूला लगाओ e की पावर x, आप ये समझो e की पावर x ही है। कैसे समझने सर, ये ब्रैकेट वाले का क्या करें, तो ब्रैकेट वाले का भी डेरिवेटिव कर लो ना, फिर यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई में 2 आगे, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव भी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसमें वही करना है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये आगे आ जाएगा -1/2, और यहां से इसकी पावर क्या है, -1/2 है ना, तो -1/2 1 पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बात फिर वही है कि ब्रैकेट के साथ ब्रैकेट के अंदर वाले का क्या, इसका भी डेरिवेटिव कर लो भाई, इसका कर दो ब्रैकेट के अंदर वाले का, तो x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, a² का डेरिवेटिव 0, ये वैल्यू आपके पास ऐसी रहेगी। और 2x + 0 आपका 2x हो जाएगा, उस 2x को हम आगे लिख लेंगे ऐसे, ठीक। इसके बाद प्लस की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, और ये x² + a², इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस की पावर 3/2 हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद। 2x में 0 को ऐड करेंगे तो 2x बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड आपकी ऐसी रहेगी, राइट साइड पे 2x e(x²) + 3, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस यहां से x बचा है, इस x को आप आगे लिख लेना, और ये है आपके पास x² +
ए स्क्वायर माइनस 3/2। तो ये जो पावर है ना -3/2, हम इसको नीचे लेके आएंगे और जब ये नीचे वैल्यू आएगी तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब या आप इस क्वेश्चन को या तो आप यहां छोड़ दो या फिर इसमें एक चीज और भी हो सकती है। वो क्या है वो समझ लेते हैं। वो ये है, ये देखो भाई, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 प्लस 1। ठीक है, अगर किसी चीज की पावर, ये पावर है, अगर x की पावर ऐसे है a प्लस b, तो आप x को ऐसे लिख सकते हो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। क्या लिख सकते हो, अगर x की पावर है a प्लस b तो आप लिख सकते हो x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। तो इसी हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे यहाँ पे दो चीजें थी ना, यहाँ पे भी दो चीज हो गई, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे मैंने एक बार तो पावर ए वाली ले ली थी, तो एक बार मैं पावर ए वाली ले रहा हूं, और एक बार मैं पावर जैसे बी ले ली थी एक बार हमने, तो एक बार मैं पावर ले रहा हूं यहाँ पे 1। अब 1 पावर का कोई मतलब नहीं होता है तो इसको छोड़ देते हैं। अब ये जो हमारे पास ये ब्रैकेट को कहने का मतलब है, हमने पावर्स के रूल का इस्तेमाल करके इस ब्रैकेट को ऐसे दो पार्ट में लिख दिया है। अब 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख दो। ये पहले वाले ब्रैकेट को हमने ऐसे लिख लिया है, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ये आपका ऐसे रहेगा। तो आप चाहो तो इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और ये क्वेश्चन मैंने YouTube पे भी कराया हुआ है, बट मैं एक बार आपके साथ दोबारा भी इसको डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो अच्छा देखो, एक बड़ी विडंबना है इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो जून 16 में 6 नंबर का आया था, जून 17 में 6 नंबर का आया, जून 20 में 6 नंबर का आया, फिर फरवरी 21 में 6 नंबर का आया। फरवरी में पेपर होते नहीं है, पर जून 20 ये दिसंबर 20 वाले पेपर थे, पोस्टपोन हो गए थे कोविड की वजह से। उसके बाद आप देखोगे तो फरवरी 21 में ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का आ गया 103 में। मतलब एक ही क्वेश्चन 6 नंबर का आ रहा है, एक ही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन 12 नंबर का आ रहा है। पेपर बनाने वाले का कोई दीन धर्म ईमान है ही नहीं, मन करा 6 नंबर का दे दिया, मन करा 12 नंबर का दे दिया। चलो 12 नंबर का आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है। देखो सेकंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन के दो पार्ट है, और दो पार्ट में ही आता है क्वेश्चन हमेशा। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज y इज इक्वल टू log ex प्लस 3a। तो आपको यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, आपके लिए पूरा ही x है। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन समस्या ये है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें सिर्फ x होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ x नहीं है, तो उसकी टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव दोबारा कर दो, तो साइड में मल्टीप्लाई में, तो दोबारा करेंगे तो ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex होता है 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव हो गया 0। तो हमारे पास ये डेरिवेटिव हो गया है ex में, अगर मैं 0 को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा ex। अब इस ex की हमें 1 में मल्टीप्लाई कर लूं,
तो क्या हो गया ई एक्स। तो कहने का मतलब है जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसका डेरिवेटिव इतना छोटा सा है। अगर क्वेश्चन 12 नंबर का आया था जैसे कि फरवरी 21 में, तो उसका ये वाला पार्ट 6 नंबर का था, इतना से क्वेश्चन है 6 नंबर का। तो अब इस केस में क्या करना है, यहां समझो जरूर, अब समझने वाली बात है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे ना करके एक स्टेप बढ़ा लो। कैसे बढ़ा देंगे एक स्टेप, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर क्वेश्चन बहुत छोटा हो, नंबर ज्यादा है, तो फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। तो फिर हम यहाँ करेंगे ऐसे, मैं लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव का साइन लूंगा और मैं यहाँ राइट साइड पे भी ऐसे डेरिवेटिव का साइन लूंगा, log, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। अब ये डेरिवेटिव हो जाएगा dy dx, यहाँ पे आपको पता ही है log x का डेरिवेटिव, ये नीचे आ जाएगा, अभी मैंने करके तो दिखाई दिया है। ठीक है, ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव दोबारा करेंगे तो ex का ex प्लस ये 0। इसके बाद ये वैल्यू ब्रैकेट नीचे ऐसे ही आ जाएगी ex प्लस 3, इसमें 0 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू ऐसे ही आएगी ex बचेगी। ex की यहां मल्टीप्लाई कर लो 1 में तो क्या हो जाएगा ex और नीचे ex प्लस 3। इससे हो गया हमारे क्वेश्चन के एक दो स्टेप बढ़ गए। आसान सा क्वेश्चन था, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो हो गए आपके 6 नंबर पक्के, चलो नोट कर लो। इसके बाद अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा आसान है, 6 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है तो नहीं। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ही हम इसको एक बार रिराइट करेंगे, और रिराइट कैसे करेंगे, ये जो रूट है मैं रूट की जगह लिखूंगा हाफ पावर, और इस पावर को भी मैं ऊपर लेके आऊंगा। तो जब मैं इस पावर को ऊपर लेके आऊंगा तो ये पावर ऐसे हो जाएगी। अब मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत छोटा है, 6 नंबर का है और छोटा क्वेश्चन बहुत है, तो मैं ना डेरिवेटिव का सिंबल लेके करूंगा क्वेश्चन। ये डेरिवेटिव लेंगे ऐसे, यहाँ पे बड़े से ब्रैकेट में ये ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1/2, ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो आप जब लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है ये डेरिवेटिव हो जाएगा dy dx। राइट साइड का डेरिवेटिव करेंगे आपको पता है माइनस 1/2 पावर आगे आएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस 1/2 पावर है तो माइनस यहाँ से माइनस हो जाएगी और माइनस 1 माइनस हो जाएगा, और ब्रैकेट वाले का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, माइनस 1/2 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, माइनस 1/2 में माइनस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 3/2 आ जाएगा, और 2x में 0 को ऐड करोगे तो 2x हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास। तो हमारे पास अब क्या बचा, हमारे पास अब बचा है यहां से लेफ्ट साइड पे तो dy dx, राइट साइड पे आपके पास बचा है यहां सिर्फ x बचा है, इस x को हम आगे ले लेंगे यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3/2, तो माइनस एक्स, और ये जो पावर है मैं इस पावर को, इस वैल्यू को नीचे लेके आऊंगा,
3/2 हो गई। अब ये जो नीचे वैल्यू है 3/2, मैं अभी आपको जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में समझा चुका हूं। इस वैल्यू को अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही करेंगे। ये बाकी के जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। नमस्ते दोस्तों, eco.com आपके लिए गुड न्यूज लाया है। अगर आप इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर आए, तो हम आपके लिए असाइनमेंट लाए हैं फर्स्ट ईयर के, जिसका एमआरपी सिर्फ 350 रुपए है। 350 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट मिलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग MEC 002 मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के प्रीवियस 12 क्वेश्चंस के पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं, जिसका एमआरपी है सिर्फ 200 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख लीजिए। गुड इवनिंग दोस्तों, आज की क्लास में हम अपना जो चैन रूल का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 डिस्कस करा था। आज भी क्वेश्चन 3 आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है और ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 में सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया था। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है ये समझ लेते हैं। एक्चुअली इग्नू एक ऑप्शन देता है, उस ऑप्शन में आप ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हो। अब ऑन डिमांड एग्जाम क्या होता है? ऑन डिमांड एग्जाम कुछ इस तरह से होता है कि मान लीजिए आपकी डिग्री के स्टूडेंट है, उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई, होने वाली है, सारे पेपर क्लियर है, एक पेपर रहता है, एक पेपर उसको देना है। अब जो पेपर होगा वो होगा 6 महीने के बाद, क्योंकि 6 महीने बाद पेपर होते हैं। तो इस तरह से एक पेपर की वजह से उसकी डिग्री 6 महीने रुक जाएगी। तो होता क्या है कि अगर वो स्टूडेंट चाहे तो डिमांड कर सकता है और डिमांड करके 6 महीने से पहले ही पेपर दे सकता है। इस तरह की फैसिलिटी इग्नू में है। तो पहले अच्छा, ये फैसिलिटी सभी कोर्सेज में नहीं है, ये फैसिलिटी कुछ कोर्सेज में है और कुछ कोर्सेज में नहीं है। तो अभी MEC 1 MEC में है या नहीं मुझे नहीं पता, पर पहले थी। तो पहले इसके क्वेश्चन पेपर भी अपलोड होते थे इग्नू की वेबसाइट पे। अभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने काफी पहले इस वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे थे, तो वहां मुझे 2016 का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पेपर भी मिला था। तो वहां से पेपर मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया था, तो अभी मेरे पास ये पेपर है। ये क्वेश्चन मैंने वहीं से डाला है। तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम चैन रूल से भी कर सकते हैं, इसको हम बिना चैन रूल से भी कर सकते हैं। तो पहले चैन रूल से करते हैं। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy dx। ये 3 आगे आ जाएगा ऐसे, 3x स्क्वायर माइनस 13। यहां से पावर माइनस होगी, 2 बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव साइड में करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे 6x और 13 का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है ये, ठीक है। और 6x माइनस 0 कितना हो जाएगा? 6x। इस 6x को आगे ले आएंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपके पास 13x, ठीक है। ये हो गया है। अब हम एक काम और कर सकते हैं। वो काम क्या है? ये 13x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और ये स्क्वायर को खोल लेते हैं। तो स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट है आप इसको कैसे खोलोगे? आप इसको ऐसे खोलोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में आपका जो a है, a क्या है? 3x स्क्वायर, और आपका b क्या है? b है आपका 13, ठीक। ये 13x हम बाहर दिखा रहने देंगे, ये जैसे है, सॉरी ये 18 है, 13 नहीं 18 है। 3 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, है ना। अब जब हम इसे खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू a यानी कि 3x स्क्वायर इंटू b यानी कि 13,
ठीक। इसके बाद प्लस b का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, ये अब ये 18x ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4। देखो यहाँ पे एक बात समझनी है, जैसे 3x स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर एक स्क्वायर और है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आएगा, ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी आएगा और ये स्क्वायर x स्क्वायर के ऊपर भी आएगा। तो 3 के ऊपर का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ पे x की पावर है 2 तो इसकी भी पावर है 2, तो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह से क्या हो जाएगा 9x की पावर 4, तो ये मैंने ऐसे लिखा है 9x की पावर 4। फिर इधर आते हैं तो 3 की आप 2 की 3 की में मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, फिर 6 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लेते हैं, ये हो गया आपका 78, तो ये आ गया 78 एक्स स्क्वायर। फिर 13 का स्क्वायर होता है 169, ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो 18x है, इस 18x की आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो 18x की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मुझे तो टेबल याद नहीं है, देख लेते हैं कितना आएगा। 18 इंटू 9, ये आ गया है 162 और x की मल्टीप्लाई x की पावर 4 में होगी, x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 5 है, 4 है, मल्टीप्लाई होगी, पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी 5। इसके बाद हम इस 18 की मल्टीप्लाई 78 में करेंगे, तो कितना आएगा ये भी देख लेते हैं, 18 इंटू 78, 1040 और ये x और ये x स्क्वायर, तो कितना हो गया x क्यूब। इसके बाद आप 18x की मल्टीप्लाई करोगे 169 में, तो ये आएगा हमारे पास 18 इंटू 169 यानी 3042। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है चैन रूल से। अब इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं और देखेंगे आंसर सेम आ रहा है या फिर आंसर आ रहा है अलग। तो मैं यहाँ पे इस आंसर को फिलहाल ऐसे बॉक्स में डाल देता हूँ, डन। अब दूसरे तरीके से आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये समझते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे सबसे पहले आप a माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला खोलो, ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब a क्या है 3x स्क्वायर, b क्या है 13, तो y इक्वल टू ऐसे रहेगा। देखिए अभी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम ये फॉर्मूले को खोल रहे हैं। देखो चेन रूल हमें तब लगाना होता है जब ये ब्रैकेट हम खोल नहीं पाते हैं, ब्रैकेट को खोलना पॉसिबल नहीं होता है। बट अगर ब्रैकेट को खोलना पॉसिबल है तो आप इस क्वेश्चन को बिना चेन रूल के ब्रैकेट को खोल के भी कर सकते हो। तो मैं वही कर रहा हूं अब राइट नाउ। हम इस ब्रैकेट को पहले खोल लेते हैं, तो a क्यूब यानी 3x स्क्वायर का क्यूब, इसके बाद माइनस 3a स्क्वायर मतलब 3x इसका स्क्वायर इंटू b यानी 13 इंटू 13, ठीक। इसके बाद प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस b क्यूब यानी 13 का क्यूब। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको खोलेंगे तो देखो 3x स्क्वायर इसके ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है जब आप खोलोगे तो ये क्यूब 3 के ऊपर आएगी और ये क्यूब x स्क्वायर के ऊपर भी आएगी, ठीक है। तो 3 के क्यूब का मतलब क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 और x स्क्वायर की क्यूब का मतलब क्या है, इसका मतलब है
पावर फिर एक और पावर, तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है 2 इंटू 3, तो ये हो गया x की पावर 6। ठीक, इसके बाद यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई पहले हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 39, और इस ब्रैकेट को आप खोलोगे तो ये खोल के मैं बता चुका हूँ 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर है आपका, इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा 4। ये हो गया 39 के 9 में अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा देखो ये x है, ऐसे वाला x यानी मल्टीप्लाई, और ऐसे ये मल्टीप्लाई है ऐसे क्रॉस, और ये जो ऐसे घुमा हुआ है ये x है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है, हम 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। इसके बाद आप 13 का क्यूब कर लो, तो 13 का क्यूब क्या होता है करके देखो, मैं भी करके देखता हूं। थर्टीन का क्यूब होगा 2197, तो ये हो गया 2197। भाई एक बार और करके देख लेते हैं, कैलकुलेटर मेरे को ज्यादा चलाना आता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ है ना, पर फिर भी अपने काम क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, मैं तो करता हूँ कम से कम। ये हो गया 27x की पावर 6, और ये है आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो 39 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 इंटू 9, ये हो गया हमारे पास 351, और x की पावर 4, और 9 की 169 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 169 इंटू 9, ये हो गया है 51521, और ये x स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास 2197। ठीक है, तो यहां तक करने के बाद अब हम करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने पहले इस ब्रैकेट को खोला, अब ब्रैकेट खोलने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आ गई है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन तो हम कर सकते हैं ना, इसका नहीं कर सकते थे बट इसका तो कर सकते हैं, करा भी है। तो देखिए y का डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा, और 6 यहां पर आ जाएगा, तो 27 की हम 6 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 27 इंटू 6 आपका हो जाएगा 162, और x की पावर 5। ठीक है, इसके बाद ये 4 आगे आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ गया, और ये यहाँ पे एक पावर माइनस हो जाएगी, आपके पास ये बचेगा। इसके बाद ये 2 आगे आएगा, इसकी 1521 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करते हैं ये, और यहाँ पे एक पावर माइनस हो जाएगी, तो x पावर 1 बचेगी, 1 पावर को लिखते नहीं है। तो आप देखो हमारे दोनों बार जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर बिल्कुल सेम है। तो इस क्वेश्चन को दो तरह से कर सकते थे, मैंने दोनों तरीके से करके बता दिया है, बट अगर एग्जाम में आएगा तो आपको दोनों तरीके से नहीं करना है, आपको फिर एक ही तरीके से करना है। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये क्वेश्चन आपकी इग्नू की बुक से ही है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या करा था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था लिटिल बिट, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ लो, पढ़ने के बाद कंपेयर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आंसर में दोनों के जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंस क्या है। मैं फाइनली सॉल्यूशन पे आता हूं, तो इस क्वेश्चन में पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ q, q की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, अब निकालनी कैसे है, तो आपको कुछ इसके लिए दिया हुआ है,
क्वेश्चन नंबर 4 हमें जो दिया है उसको लिख लो आप। गिवन कॉस्ट फंक्शन, क्या दिया है आपको? आपको दिया है कॉस्ट फंक्शन, और कॉस्ट फंक्शन आपको दिया है सी स्मॉल c इज इक्वल टू a e b q। जो q है यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं कॉस्ट फंक्शन के बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले। देखिए, जब भी हम किसी बिजनेस को करते हैं और हम ये मानते हैं हमारा जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, हम लोग जूस बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है, हमारा जूस का बिजनेस है। तो जब हम जूस बनाएंगे तो जूस बनाने के लिए हमें कुछ चीजें खरीदनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, हम मैंगो जूस बना के मार्केट में बेचते हैं, तो मुझे मैंगो खरीदने पड़ेंगे, मुझे लेबर खरीदनी पड़ेगी, मशीन खरीदनी पड़ेगी, एक जगह खरीदनी पड़ेगी, बिल्डिंग बनाने पे भी पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये सारा पैसा जो मैं खर्च कर रहा हूँ, इस खर्च को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ठीक है। तो अब आपकी कॉस्ट कितनी होगी? अगर आप जितना ज्यादा जूस बनाओगे उतना ज्यादा खर्च होगा, और यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि आपकी जो कॉस्ट है किस पे डिपेंड करेगी? आप कितना जूस बनाओगे। कितना जूस बनाओगे इसका मतलब है हमारे इकोनॉमिक्स में क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी आपकी आउटपुट की क्वांटिटी क्या होगी? आउटपुट का मतलब क्या है? जो चीज आप बना रहे हो, यानी जूस, मतलब आप कितने लीटर आम का जूस बनाओगे, है ना। तो आपको बेसिकली कॉस्ट और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है, और रिलेशनशिप को दिखाने का मैथ में जो तरीका होता है इक्वेशन की फॉर्म में, दैट इज कॉस्ट फंक्शन। तो हम कॉस्ट फंक्शन को ऐसे लिख लेते हैं, यानी जो कॉस्ट है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और Q यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ये आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आमतौर पे हम कॉस्ट फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब है कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ Q। मतलब कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट पे। बट ये कॉस्ट फंक्शन बहुत सारे तरीके का हो सकता है, उनमें से एक कॉस्ट फंक्शन हमें दिया है। ये कॉस्ट फंक्शन क्या कहता है? ये कॉस्ट फंक्शन यही कह रहा है कि कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? क्वांटिटी पे, यानी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब कॉस्ट क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, बट वो डिपेंड करने का पैटर्न क्या है? वो डिपेंड करने का पैटर्न बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक पैटर्न नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो पैटर्न दिया है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे ई है, इसको हम, ये ई है और ई के ऊपर जब कुछ वेरिएबल होता है तो ऐसी फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें कॉस्ट निकालनी है। एक और बात देखो, मैंने आपको बताया था जब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, तो मैंने बताया था आपको व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, यानी डिफरेंशिएशन का हम लोग इकोनॉमिक्स में और बिजनेस में कहाँ पे यूज करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि एग्जाम में पता नहीं, क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करो, बट करना होता है। तो इसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि डिफरेंशिएशन करो। हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में जाके कि इसमें डिफरेंशिएशन करना है? यहाँ तो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में कौन बताएगा? तो आप जब देखोगे तो लिखा है कि आपको Q की वैल्यू निकालनी है, और क्वेश्चन में मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट फॉर द फंक्शन इज इक्वल, मतलब क्वेश्चन में ये बताया गया है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट ठीक है और एवरेज कॉस्ट ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मार्जिनल कॉस्ट, जब भी आप मार्जिनल वर्ड पढ़ते हो तो मैंने बताया था, अगर आपको टोटल कॉस्ट दी है और मार्जिन कॉस्ट पूछी है तो डिफरेंशिएशन का यूज होगा।
टोटल रेवेन्यू दिया है, मार्जिन रेवेन्यू पूछा है, तो डिफरेंशिएशन का यूज होगा। किसी भी चीज का टोटल दिया है और मार्जिनल पूछ लिया है तो फिर डिफरेंशिएशन का यूज होगा। इस क्वेश्चन में ये कहा है कि क्वांटिटी निकालनी है बट मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को इक्वल रखना है। तो इक्वल रखेंगे तो तभी जब हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट हो और हमारे पास एवरेज कॉस्ट हो, नहीं होगी तो कैसे रखेंगे, ठीक है। तो हम पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे। ये जो कॉस्ट फंक्शन में आपको सी दिया है ना, इट इज टोटल कॉस्ट। ये क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। अब एक चीज और, मैंने इस क्वेश्चन में अभी तक आपको जितनी चीजें समझाई थी वो सब आपको एग्जाम में जब आप आंसर दोगे तब नहीं लिखना है, मैंने तो कंसेप्ट क्लियर कराया था। अब एग्जाम के आंसर में क्या लिखना है ये समझते हैं। तो आप सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्योंकि क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, तो टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, अब आपके पास राइट हैंड साइड पे ये आ गया है, ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है बट अकेला नहीं है, इसके लिए ई के साथ है और ई के साथ क्यू है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसको वेरिएबल का साथ मिल गया है। ऐसे रहेगा, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम डेरिवेटिव ये पढ़ते हैं ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, बट हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्यू हो गया, क्यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला ये बन गया। बट यहाँ पे भी एक समस्या है, फॉर्मूले में सिर्फ क्यू होता है और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा है। तो करना क्या है, चैन रूल वहीं पे लगाना होता है जब आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला है उस बेसिक फॉर्म, एक तो सिचुएशन मैंने ये बताई थी क्या, जब एक ऐसा ब्रैकेट हो जिसको हम खोल नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप ये जो क्यू है आप इसको एक तरह से यहाँ ब्रैकेट ही मान लो, क्या मान लो, ब्रैकेट, इस तरह से, ठीक है। सिर्फ क्यू होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते, लेकिन अगर क्यू के साथ कुछ और है तो हम चैन रूल लगाएंगे। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि चैन रूल कहां कहां लगाना है, ठीक। तो यहाँ पे चैन रूल क्यों लगेगा ये समझ लो, क्योंकि क्यू नहीं है, क्यू के साथ कुछ फालतू चीज है, तो जब फालतू चीज कुछ आ जाएगी तो चैन रूल लगाना है। तो ए ऐसी रहेगा, आप इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव ई क्यू का डेरिवेटिव ई क्यू होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ई बी क्यू का डेरिवेटिव ई बी क्यू ही हो जाएगा। बट अगेन वही, सर हमने इसका तो कुछ करा ही नहीं, तो इसका कर लो, यहाँ करना साथ में मल्टीप्लाई में, तो बी क्यू का डेरिवेटिव अलग से देख लो क्या होगा, क्यू के रेस्पेक्ट में बी कांस्टेंट ऐसे रहेगा, तो जब हम x के रेस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव करते थे तो 1 आता था ऐसे ही q के रेस्पेक्ट में q का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 1। ध्यान रखना है जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है उसी का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव दोबारा करना था, यानी b q का डेरिवेटिव आपको दोबारा करना है, तो b तो ऐसे रहेगा, q का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, इसका डेरिवेटिव बेसिकली हमारे पास b आ जाएगा। क्लियर। अब ये क्या है, ये है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का आपने डेरिवेटिव करा, टोटल कॉस्ट का जो डेरिवेटिव होता है इसी को हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो ये क्या है, यही मार्जिनल कॉस्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना यही मार्जिनल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू इज मार्जिनल कॉस्ट। राइट हैंड साइड पे क्या है, बी और ए मल्टीप्लाई में दोनों आगे पीछे, तो ए भी लिख लेते हैं और e की पावर बी क्यू। अब इस क्वेश्चन में आपको एवरेज कॉस्ट की जरूरत भी है, तो आपको एवरेज कॉस्ट भी निकालनी है। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में, 12th क्लास में, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेते हैं, बट जो ऐसे स्टूडेंट हैं या तो जो भूल गए या जो साइंस स्ट्रीम से आए हैं या किसी और स्ट्रीम से जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ा है वो समझ लें। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो क्वेश्चन में जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है, ये
इसको किससे डिवाइड करोगे, क्वांटिटी क्या है Q, अब ये किसके इक्वल दिया है, ये इक्वल दिया है A E B Q और डिवाइडेड बाय हो जाएगा Q। तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट हम लोगों ने निकाल दी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, अब आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी मार्जिनल कॉस्ट और आपकी एवरेज कॉस्ट इक्वल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में दिया है।